Good morning, everybody, my dear students. Welcome into your chemistry classes. हम केमिस्ट्री की क्लास में सेकंड चैप्टर फिनिश कर चुके थे और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम्हारी बुक का रह रहा था। वो क्वेश्चन क्या था सुनोगे कि क्या सर्दियों के दिनों में कार के रेडिएटरों में जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने की सलाह दी जाती है। तो इसका आंसर होगा हाँ, कि सर्दियों के दिनों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? एथिलीन ग्लाइकोल क्यों मिलाया जाता है? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमें पता है कि कार के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए हम उसके अंदर जल डालते हैं, लेकिन जल का जो हिमांक ताप होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या हो जाता है? जम जाता है, बर्फ बन जाती है। और सर्दियों के दिनों में कई क्षेत्र हिमशीतल क्षेत्र होते हैं जहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो आपने जो रेडिएटर की कार के रेडिएटर में जल डाला था तो कार के रेडिएटर में जल की क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। तो इसलिए जल के हिमांक ताप को कम करने के लिए उसमें मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल का जो हिमांक ताप होता है वो होता है माइनस के 17.6 डिग्री सेल्सियस। माइनस में 17.6 डिग्री सेल्सियस। तो जल के अंदर हम एथिलीन ग्लाइकोल मिला देंगे तो हिमांक ताप को क्या कर देगा? घटा देगा। इसलिए सर्दियों के दिनों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने की सलाह दी जाती है। तो क्वेश्चन बना के लिखोगे, क्वेश्चन क्या सर्दियों के दिनों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने की सलाह दी जाती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे हाँ, सर्दियों के दिनों में कार के रेडिएटर में जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने की सलाह दी जाती है। एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने की सलाह दी जाती है क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल का हिमांक ताप -17.6 डिग्री सेल्सियस होता है, जो
जल के हिमांक ताप में जल का हिमांक ताप क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। जल के हिमांक ताप में कमी कर देता है। इसलिए यह हिमरोधी का कार्य। हिम का मतलब बर्फ, रोधी मतलब बर्फ को जमने से रोकने का कार्य हिमरोधी का कार्य करता है। इसका उपयोग सामान्यतः अधिक ठंडे प्रदेशों में किया जाता है। अधिक ठंडे प्रदेशों में क्यों किया जाएगा? क्योंकि अधिक ठंडे जो प्रदेश होते हैं उनका टेम्परेचर कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तो कार के रेडिएटर में आपने जो जल डाली थी उसमें बर्फ जम जाएगी, जिससे इंजन कार्य करना बंद कर देगा। इसलिए वहां पर जल के साथ 35% एथिलीन ग्लाइकोल का मिश्रण मिलाया जाता है ताकि जल बर्फ में नहीं बदल सके। इसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हुआ और आज हम आपका नया चैप्टर वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। वैद्युत रसायन सेकंड चैप्टर जैसे फिनिश होता है तो तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको 2 पेज खाली छोड़ने हैं, जिसमें हम हमारी जब ऑफलाइन क्लासें लगेगी उसमें सम क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हम करवाएंगे जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो अध्याय नंबर 3 अध्याय 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। जिसमें हमारा पहला पॉइंट ये रहेगा कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। तो हेडिंग वैद्युत रसायन। देखो वैद्युत रसायन किसे कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में अर्थात ऊर्जा के रूपांतरण का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन। तो परिभाषा लिखेंगे वैद्युत रसायन की कि रसायन विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन कहते हैं। और इसके बाद हमारा नया टॉपिक होगा चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। देखो, चालकता के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा है। चालकता के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः हमने एक तो चालक पदार्थ, एक अतिचालक पदार्थ, एक कुचालक पदार्थ और एक होता है अर्धचालक पदार्थ। मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। किसके आधार पर? चालकता के आधार पर। तो चालक कौन होते हैं? जिनसे विद्युत का क्या हो सकता है? चालन हो सकता है। वो क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। अतिचालक कौन से होते हैं? कि जिन पदार्थों के प्रतिरोध का मान क्या हो? 0 हो, अर्थात जिनकी चालकता क्या हो? अनंत होती है, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। कुचालक क्या होते हैं? जिसे विद्युत रोधी भी कहते हैं। कुचालक जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता हो, अर्थात जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता हो, करंट प्रवाहित नहीं होता हो, उन्हें क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। और अर्धचालक किसे कहते हैं? कि जो कम तापमान पर 0 डिग्री सेल्सियस पर तो किसकी भांति व्यवहार करें? चालक की भांति। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएं तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर वो किसकी भांति व्यवहार करें? किसकी भांति व्यवहार करें? सही बोल रहा हूँ? अर्धचालक। आप पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके। अर्धचालक क्या होते हैं? जो चालक और कुचालक दोनों की भांति व्यवहार करें और जिन पर ताप का प्रभाव पड़ता हो, मतलब ताप का मतलब ताप को बढ़ाने से या घटाने से उनकी चालकता पर क्या पड़ता हो? प्रभाव। तो अर्धचालक, तो जो चालक भी हो और कुचालक भी हो, दोनों की भांति व्यवहार करे, वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। तो सबसे पहले चालकता के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण में लिखेंगे। मुख्यतः इन्हें 4 भागों में बांटा है। मुख्यतः इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला है चालक पदार्थ। दूसरा है अतिचालक। तीसरा है कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ।
विद्युत रोधी पदार्थ। और चौथा है अर्धचालक, अर्धचालक पदार्थ। पहला लिखेंगे चालक पदार्थ। पहला चालक पदार्थ। इसकी परिभाषा लिखेंगे वे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन, विद्युत का चालन होता है। वे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन होता है उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं, उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल, जितने भी धातुएं हैं सामान्यतः वो सब चालक होती है। मिश्र धातु, ग्रेफाइट आदि। दूसरा है हमारा अतिचालक पदार्थ। अतिचालक पदार्थ, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे वे पदार्थ जिनसे जिनसे ऐसे लिखो, वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध का मान शून्य होता या अनंत चालक या अनंत चालकता अनंत चालकता प्रदर्शित करते हैं। अनंत चालकता प्रदर्शित करते हैं उन्हें अतिचालक पदार्थ, उन्हें अतिचालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल, मिश्र धातुओं के ऑक्साइड, कुछ मिश्र धातुओं के ऑक्साइड, मिश्र धातुओं के ऑक्साइड, कुछ मिश्र धातुओं के ऑक्साइड।
अतिचालक के बाद तीसरा है कुचालक पदार्थ, या इसे ही बोलते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ तो विद्युत रोधी पदार्थ कौन से होते हैं? कि वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, करंट जिनमें होकर नहीं बहता है, अर्थात जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, उन्हें कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच, इसके अलावा हम जो भी प्लास्टिक आइटम ले रहे हैं तो जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वो क्या कहलाता है? कुचालक पदार्थ। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं, उन्हें कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल प्लास्टिक, लकड़ी, चीनी के बर्तन, आदि। इसके बाद फोर्थ नंबर है हमारा कुचालक के बाद अर्धचालक। फोर्थ नंबर अर्धचालक। देखो हम इसका आगे विस्तृत अध्ययन पढ़ेंगे। अर्धचालक भी दो प्रकार के होते हैं, एक नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक और एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के। तो यहाँ तो केवल इतना सा ही ध्यान रखना है, आगे जब हम पढ़ेंगे देख लेंगे अर्धचालक में। पहले चैप्टर में आपके ये अर्धचालकों के प्रकार है सिलेबस के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, लास्ट टॉपिक आपका। तो यहाँ तो इतना ध्यान रखना है अर्धचालक के अंदर कि वे पदार्थ जो चालक और कुचालक दोनों की भांति क्या करे, व्यवहार करे। अर्थात वे पदार्थ जो चालक और कुचालक के मध्य का भाग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तो शुद्ध सिलिकॉन भी अर्धचालक है। डोपित सिलिकॉन, डोपित का मतलब उसमें अशुद्ध मिला दी जाए सिलिकॉन के अंदर, तो वो भी किसकी भांति व्यवहार करता है? अर्धचालक की भांति। यहाँ लिखेंगे वे पदार्थ जो चालक व कुचालक दोनों के चालक और कुचालक दोनों के मध्य का भाग उन्हें अर्धचालक
अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल, डोपिक सिलिकॉन और केवल सिलिकॉन। डोपिक का मतलब होता है अशुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध सिलिकॉन दोनों ही किसकी बात की व्यवहार करता है? अर्धचालक की बात। अब इसके बाद हमने 4 प्रकार के पदार्थ पढ़ लिए चालकता के आधार पर। चालक पदार्थ, अतिचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ। अब चालक पदार्थों को भी मुख्यतः 2 भागों में बांटा है, एक धात्विक चालक और एक वैद्युत अपघटनी चालक। तो आगे हम चालक पदार्थों को भी कितने भागों में बांट देंगे? 2 भागों में। तो नई अड़ी लगाएंगे। इसके बाद एक उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसमें गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। अब ऐड करेंगे चालक पदार्थों के प्रकार। और इसके अंदर लिखेंगे चालक पदार्थों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है धात्विक चालक, जिसे इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालक। और दूसरा है वैद्युत अपघटनी चालक। वैद्युत अपघटनी चालक, जिसे आणविक चालक भी कहते हैं। जो धात्विक चालक होते हैं, इसमें तो विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इसलिए उसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। और जो वैद्युत अपघटनी चालक होता है, इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आयनों के प्रवाह के कारण होता है, इसलिए इसे आयनिक चालक भी कहते हैं। तो एक एक करके लिखेंगे हम। सीधा इसमें हम डिफरेंस पढ़ ले, चाहे अलग अलग नोट करना चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। तो सीधा डिफरेंस देख लेते हैं। एक तरफ लिख लोगे धात्विक चालक, और एक तरफ वैद्युत अपघटनी चालक। वैद्युत अपघटनी चालक धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक।
देखो एक एक अंतर हम देख रहे हैं। धात्विक चालक क्या होता है, वैद्युत अपघटनीय चालक क्या होता है, पहले समझने की कोशिश करोगे। धात्विक चालक में तो वैद्युत का चालन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण, क्योंकि धातु में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण जो वैद्युत का चालन होता है वो तो कौन सा होता है, धात्विक चालक। और वैद्युत अपघटनी के अंदर वैद्युत अपघट्य होते हैं जो आयनिक यौगिक होते हैं, जिनका क्या होता है, आयनन होता है, अर्थात ये आयनों में विभाजित होते हैं। तो आयनों में विभाजित होंगे तो धनायन ऋणायन जैसे आयन है, इनके प्रवाह के कारण जब वैद्युत का चालन हो तो उसे कौन सा चालन कहते हैं, वैद्युत अपघटनीय चालक है। तो पहला अंतर हमारे क्या समझ में आया कि इसमें तो धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण वैद्युत का चालन होता है और वैद्युत अपघटनीय चालन में आयनों के प्रवाह के कारण वैद्युत का चालन होता है। देखो जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि आयनों के प्रवाह के अंदर मतलब आयनों के निर्माण में ही रासायनिक क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अर्थात धात्विक चालक में तो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि वैद्युत अपघटनीय चालक में रासायनिक परिवर्तन होता है। दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर कहते हैं कि इसके अंदर पदार्थ का प्रवाह नहीं होता, सिर्फ किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। किसके अंदर, धात्विक चालक में। जबकि वैद्युत अपघटनीय चालक में, जैसे वैद्युत अपघट्य आपने NaCl ले लिया तो NaCl टूटता है Na+ में और Cl- में, तो जो प्लस वाला है तो वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा और माइनस वाला है वो धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, विपरीत आवेशित और इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। अर्थात स्वयं पदार्थ का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो वैद्युत अपघटनीय चालक में तो पदार्थ का प्रवाह होता है, जबकि धात्विक चालक में पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है। चौथा अंतर हम क्या लिख सकते हैं कि धात्विक चालक में यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो ताप को बढ़ाने पर परमाणुविक कंपनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब परमाणुविक कंपनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोध चालक का। धात्विक चालक के अंदर क्या होगा कि टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाने पर परमाणुविक कंपन बढ़ेंगे, परमाणुविक कंपन बढ़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकत्व क्या होगा, घटेगा। चालकत्व क्या होगा, घटेगा। अर्थात धात्विक चालक में जो चालकता होती है वो ताप के व्युत्क्रम होती है, मतलब ताप बढ़ाओगे तो चालकत्व क्या होगा, घटेगा। जबकि वैद्युत अपघटनीय चालक में टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आयनन या वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, मतलब आयनों की संख्या बढ़ेगी। आयनों की संख्या बढ़ेगी तो उतना ही ज्यादा आयनों का प्रवाह होगा, और आयनों का प्रवाह होगा तो उतने ही ज्यादा आवेश का क्या होगा, निर्माण होगा, अर्थात उतना ही ज्यादा चालकत्व का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो वैद्युत अपघटनीय चालक तो ताप के समानुपाती होता है, मतलब ताप बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ेगा वैद्युत अपघटनी में, और धात्विक चालक में ताप बढ़ाने पर चालकत्व क्या होता है, घटता है। तो ये चारों डिफरेंस एक एक करके मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप समझते जाओगे और लिखते जाओगे। तो पहला अंतर लिखोगे धात्विक चालक में कि इसमें चालकता इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। और लिखोगे इसमें चालकता आयनों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा अंतर लिखोगे इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जबकि इसमें लिखोगे इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तीसरा अंतर लिखेंगे
इसमें पदार्थ का प्रवाह नहीं होता, इसमें पदार्थ का प्रवाह नहीं होता। जबकि इसमें लिखेंगे कि इसमें पदार्थ का प्रवाह होता है। इसमें लिखोगे कि धात्विक चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि ताप के बढ़ाने पर परमाणविक कंपनों की संख्या में वृद्धि होती है, कंपनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसके अंदर लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, क्योंकि ताप के बढ़ाने से आयनन या जिसे बोलते हैं हम वियोजन, आयनन या वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। अर्थात आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये मुख्य चार अंतर है हमारे धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक। आप चालकता के स्थान पर चालकत्व लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप चालकत्व लिख लो। चालकत्व, इसमें भी चालकत्व लिखो, चालकता के स्थान पर चालकत्व, क्योंकि चालकत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ज्यादा चालकता लिखा है उसके स्थान पर चालकत्व कर रहे हैं। चालकत्व
अब इसके बाद जो धात्विक चालक है, वो धात्विक चालक के चालकत्व का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक तो धातु की संरचना या प्रकृति पर, धातु के घनत्व पर, धातु के परमाणु में उपस्थित संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इन बातों पर ये धात्विक चालकत्व का मान क्या करता है, निर्भर करता है। तो एक नोट लगा के लिखोगे, नोट लगा के लिखिए। धात्विक चालक का चालकत्व, धात्विक चालक के चालकत्व का मान, चालकत्व का मान निम्न कारकों पर, निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, धातु परमाणु के संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन। दूसरा, धातु की संरचना व प्रकृति, धातु की संरचना व प्रकृति। तीसरा, धातु का घनत्व, धातु का घनत्व। और फोर्थ, टेंजेंशियल ताप। मुख्यतः इन बातों पर निर्भर करता है। इसके बाद वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। वैद्युत अपघट्यों के बारे में देखेंगे कि वैद्युत अपघट्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और इन्हें इनके वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा है। एक प्रबल वैद्युत अपघट्य और एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं कि वे वैद्युत अपघट्य पदार्थ या वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या 100% आयनित हो जाते हैं, वो तो कहलाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो जितने भी प्रबल क्षार है वो सब किसके उदाहरण है, प्रबल वैद्युत अपघट्य के। दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं कि जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, अर्थात 100% आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, वो कहलाते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो जितने भी दुर्बल क्षार है वो सब किसकी श्रेणी में आते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की श्रेणी में आते हैं। तो हेडिंग लगाओगे वैद्युत अपघट्यों के प्रकार, वैद्युत अपघट्यों के प्रकार।
वैद्युत अपघट्य के प्रकार। इसमें लिखेंगे कि वियोजन या आयनन की मात्रा के आधार पर, वियोजन या आयनन के आधार पर इन्हें मुख्यतः दो भागों में, इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य लिखेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य में कि वेग वैद्युत अपघट्य वेग वैद्युत अपघट्य जो जल में पूर्णतः या वो 100% आयनित या वियोजित, आयनित या वियोजित हो जाते हैं, आयनित या वियोजित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्य, उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके, प्रबलन, सीधे एग्जाम्पल लिख लो आप तो HCl, NaOH, NaCl, CH3COONA, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। प्रबल वैद्युत अपघट्य के बाद दूसरा हम लिख सकते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो इसकी परिभाषा में स्वयं लिख सकते हैं कि वे वैद्युत अपघट्य जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, या हम लिख सकते हैं आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो लिखेंगे वे वैद्युत अपघट्य जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं।
एग्जाम्पल CH3COOH, NH4OH, CH3COONH4, ALOH का होल्डाइज आदि। इसके बाद हमारा नया टॉपिक होगा वैद्युत अपघट्टों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। वैद्युत अपघट्टों के चालकत्व के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। वैद्युत अपघट्टों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है? पहला है वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। देखो इसके अंदर इसे प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, इसे प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्न है। पहला वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। दूसरा है आयनों का आकार, आयनों का आकार व विलायक। तीसरा है विलायक की प्रकृति व श्यामलता, विलायक की प्रकृति व श्यामलता। चौथा है वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता, वैद्युत अपघट्ट की श्यामलता। और पांचवा है टेम्परेचर ताप। इन
इन 5 बिंदुओं के बारे में हमें अलग से पढ़ना, एक एक करके हम पांचों कारकों पर चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद।